सबको नमस्कार। मीडिया के बंधुओं को जो यहाँ पे आए हैं, मैं सबको पहले स्वागत करता हूँ। और ज़्यादा समय लेते ना हुए हमारे यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी जी, हमारे एनईसी के मेंबर जोली जी, हमारे और एक एनईसी के मेंबर है मूर्ति जी, उनके साथ साथ संजय जी और डॉक्टर देवदास, सबको सबको मैं अभिनंदन देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो जिस तरीके से इस बार अंडमान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन के भेजने के लिए मोदी जी की सरकार में अपना एमपी देके सहयोग करने के लिए मैं सबको धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, ये जो बजट है, ये बजट 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की नींद वाला बजट है, उस रास्ते के तरफ ले जाने वाला बजट है। इस बजट को तरफ अगर देखें हम, तो इस बजट को आप जानते हैं, भारत जैसा इतना बड़ा देश, इसका बजट इतना बड़ा होता है, तो इसको हमने 4-5 हिस्सों में अगर बांट के इसके ऊपर देखें तो हमें देखने में समझने में आसानी होगी। तो प्रधानमंत्री जी का 4 चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान रहा। एक गरीब, दूसरा है युवा, तीसरा अन्नदाता, चौथा नारी यानी महिला, और उसके साथ साथ मिडिल क्लास के ऊपर, मध्यम वर्ग के ऊपर, क्योंकि हमारे विपक्ष बहुत दिनों से चिल्ला रहे थे कि मध्यम वर्ग के ये सरकार नहीं देख रही। तो स्पेशल कुछ इस बजट में इन सब के लिए लाया गया और हम इसी हेडिंग्स पे बात करेंगे। अगर गरीब की तरफ देखें तो भारत सरकार ने जो अन्न देने की योजना पिछले दिनों से चला रही है, लगभग 80 करोड़ लोगों को अन्न देने की व्यवस्था जो गरीब कल्याण के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, वो अगले 5 साल तक चलेगा। ये चुनाव से पहले हमारा वादा था। हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां जाने जाते हैं कि वो वादे करते हैं और वादे करने के बाद भूल जाते हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने वादे किया था कि खटाखट बैंक होगा, और खटाखट बैंक से उनकी सरकार होने से इतना पैसा मिलेगा, शायद महीने का 8,000 ऐसा कुछ बोल दिया था, जो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। महिलाएं जब उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी ऑफिस में चली गई, लाइन देके खड़ी रही, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मोदी जी की सरकार ने बार बार ये प्रूव किया है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो कर नहीं सकते वो कभी नहीं बोलते। तो इस बार ये 80 करोड़ लोगों की जो योजना है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये मोदी जी इलेक्शन से पहले घोषणा किए थे, आज बजट में उसको 23 तारीख को निर्मला सीतारमण जी ने उसको सम्मान दिया और उसको आगे बढ़ाया। गरीबों के लिए अगले सालों में 3 करोड़ पीएम आवास के द्वारा 3 करोड़ घर आवंटित होंगे। मोदी जी का सपना है कि कोई भी गरीब कच्चे घर में ना रहे, सबके लिए पक्का घर की व्यवस्था मोदी जी करेंगे। आप जानते हैं कि कोरोना के बाद जो रास्ते के ऊपर ठेले वाला जो रहता है, तो छोटा छोटा दुकान जो परमानेंट नहीं है, उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना हमारी केंद्र सरकार ने चालू की है। सरकार अभी इसको थोड़ा बढ़ा के, क्योंकि सक्सेसफुल रहा, 10,000 रुपये करके लोन दिया गया बिना इंटरेस्ट का, और ये पीएम स्वनिधि योजना को आगे बढ़ाते हुए 100 ऐसे हाट अलग अलग जगहों में, स्ट्रीट फूड हाट हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका नामकरण हुआ है स्ट्रीट फूड हाब, ऐसे बनाया जाएगा जिसमें जो छोटे दुकानदार है, ठेला वाला जिसे हम बोलते हैं, वो अपना वहां पे दुकान या बिजनेस कर पाएगा। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत लगभग 63,000 विलेजेस को इसके साथ जोड़ा जाएगा, और 5 करोड़ ट्राइबल पीपल जो है, यहाँ पे भी बहुत ट्राइबल रहते हैं,
तो बहुत ट्राइबल लोगों के लिए उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली जो ट्राइबल्स रहते हैं उसके लिए सरकार ये स्कीम लाएगी और इसके द्वारा आदिवासी समाज का उन्नयन होगा। आप जानते हैं कि हमारी सरकार हमेशा सबका साथ सबका विकास इसके ऊपर विश्वास करती है और इस नीति को सामने रखते हुए हमारी सरकार अपना सरकार के काम को तय करती है। इसलिए 25 करोड़ लोगों को पिछले सालों में हमने अति गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम हमारी सरकार ने किया। और जैसे मैंने बताया कि गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को ये राशन देने की व्यवस्था होगी। तो इसमें लगभग सरकार की 2,05,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी और इससे हमारे जनता की फूड सिक्योरिटी के ऊपर कोई आंच ना आए, कोई भूखा ना मरे, इसके लिए प्रधानमंत्री की ये योजना अगले 5 साल तक चलती रहेगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे आप जानते हैं, जिसमें लगभग 34 लाख करोड़ लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा लोगों की जो अर्थनैतिक उन्नति है, इकोनॉमिक उन्नति है, उसके लिए हमारी सरकार ने लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है। आप जानते हैं जैसे मैंने बोला कि स्वनिधि योजना पूरे देश में 78 लाख स्ट्रीट वेंडर अर्थात यानी रास्ते के पास जो ठेला वाला है उसके अकाउंट में सरकार ने पैसा दिया है। ऐसे आगे आने वाले समय में सरकार चाहती है कि इसको और भी बढ़ाए और बढ़ा के 100 हार्ट्स यानी फूड हब उसके तहत सरकार इनको और भी रोजगार की व्यवस्था करे। प्रधानमंत्री जनमन योजना, ये जनमन योजना ऐसी योजना है जो हमारी सरकार की अलग किस्म की एक एस्पेक्ट को दिखाती है, क्योंकि हर सरकार की ये इच्छा होती है या जो भी बोले पॉलिसी होती है कि ऐसे जगह पे पैसा खर्चा करे जिससे आपकी वोट बैंक को लाभ हो। लेकिन ये जनमन योजना जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप, उनके लिए हमारी सरकार चिंतित थी और इसके लिए इनमें बजट में प्रावधान किया गया। इसके साथ वोट बैंक की कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि वो लोग संख्या में इतना कम है कि वोट में आपको जीता या हराने में ज्यादा भूमिका नहीं पालन कर सकते। लेकिन वो भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा है, हमारे देश का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसलिए वल्नरेबल ग्रुप इनके पीछे हमारी सरकार ने अलग से एक बजट का प्रावधान किया। इससे पहले कोई सरकार ने ऐसी एक ग्रुप्स के लिए जिनका इलेक्शन में वोट में कोई मूल्य नहीं है, मतलब जो हार जीत का फैसला में आपका साथ नहीं देता, ऐसे ग्रुप्स के लिए हमारे किसी भी सरकार ने नहीं किया था, हमारी सरकार ने किया है। तो आगे आने वाले समय में आप ये जो पीएम जनमन योजना, ये जो वल्नरेबल ग्रुप के लिए है, ये आगे साथ चलेंगे। हमारे जो आर्टिसन है, जो हाथ के काम करते हैं, मूर्ति बनाते हैं या कोई आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, क्राफ्ट पीपल जिसे बोलते हैं, उसके तहत पीएम विश्वकर्मा योजना आप जानते हैं, इलेक्शन से पहले हमने बहुत उसको लेकर प्रचार प्रसार किया। उसके लिए सरकार ने 4,824 करोड़ रुपए की संस्थान इस बजट में सरकार ने किया है। आप जानते हैं कि आयुष्मान भारत एक ऐसा हमारी सरकार के आने के बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने लिया जिसने भारत के गरीबों को, जो एक बार बीमार हो जाते थे तो क्या करे, ये उनके पास कोई रास्ता नहीं था, सरकारी हॉस्पिटलों में जाके धक्का खाना ही एकमात्र रास्ता था, और छोटा मोटा ऑपरेशन के लिए भी उनको पैसा नहीं मिलता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना की व्यवस्था की है। अंडमान के लिए तो आयुष्मान योजना लागू है। बहुत सारे स्टेटों में जो स्टेट इसमें आए नहीं थे, उनके लिए जो 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, क्योंकि आप जानते हैं आयुष्मान भारत में नॉर्मली स्टेटों के लिए 60-40 रेशियो होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 60% केंद्र सरकार देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है, जो अंडमान के लिए सेंट्रल टेरिटरी होने के कारण सरकार पूरा देती है।
बाकी स्टेटों के लिए आप तमिलनाडु का पकड़ लीजिए या दूसरे में जो भी स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, इसमें अभी 70 साल के ज्यादा उम्र वाले जो लोग हैं उनका 100% 5 लाख रुपए का 100% केंद्र सरकार देगी और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर राज्य सरकार के ऊपर किसी की तरीके के बोझ नहीं आएगा जो 70 साल के उम्र से ज्यादा लोग हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हमने बात किया कि 3 करोड़ घर देने की बात है, जिसमें पूरी लागत आएगी 84,670 करोड़ रुपीज। ऐसे ही जल जीवन मिशन के द्वारा जिसमें 69,926 करोड़ रुपीज के द्वारा घर घर नल के द्वारा जल पहुंचाने की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। ऐसे ही जो पुराने स्कीम है जैसे स्वच्छ भारत योजना, पीएम श्रमयोगी मानधन योजना, ये सारे अटल पेंशन योजना, ये सारे चलते रहेंगे और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अटल पेंशन योजना जब हमारी पहली सरकार आई थी, मोदी जी की सरकार, तब से चल रही है। उसके लिए भी हमारी सरकार ने 521 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इस बजट में। अब में दूसरा जो हेड है यानी युवा, जो इस बजट की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगती है जो हमारी सरकार ने इस बार इस बजट में लाया है, वो है युवाओं के लिए नए कामों का सृजन, यानी लोगों के हाथ में नौकरी की व्यवस्था करना। इसके लिए हमारे सरकार ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। नंबर 1 कि 1 महीने का वेजेस, अगर कोई एंटरप्रेन्योर या कोई कंपनी नए लोगों को नौकरी देती है तो अप टू 15,000 वेज का सरकार उसको रीइंबर्समेंट करेगी फॉर्मल सेक्टर में, और इसमें लगभग 210 लाख यूथ ये इसमें लाभवान होंगे। जब ऐसे इंसेंटिव दिया जाता है तो कंपनीज नए नए लोगों को नौकरी देने में उत्साहित होती है। किया गया है कि नए लोग इन्वेस्टमेंट करें और नए नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बने, सर्विस के काज हो, काम हो, और उसमें नए युवाओं को नौकरी मिले। यहां तक ने सरकार ने बताया है कि 2 साल तक 3,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से हमारी सरकार अगर नए लोगों को कोई नौकरी देती है कोई कंपनी, तो उनके ईपीएफओ जो होता है, प्रोविडेंट फंड जिसे हम बोलते हैं, इस प्रोविडेंट फंड में रीइंबर्समेंट की काम हमारी सरकार करेगी। 3,000 रुपया पर एम्प्लॉय वो सरकार एम्प्लॉयर को भी देगी और उसके साथ साथ हमारे एम्प्लॉय को भी देगी। इससे 50 लाख यूथ बेनिफिटेड होंगे और नए कामों की सृजन होगी। इसके साथ साथ हमारी सरकार जो एम्प्लॉयर है उनको भी इंसेंटिव देगी। अगर वो किसी को फर्स्ट टाइम जॉब देता है, किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति को देता है, दूसरे जगह काम कर रहा था फिर अलग कंपनी में आया है, तो उनको नहीं मिलेगा, लेकिन नए युवाओं को अगर काम देगी तो इंसेंटिव हमारी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आप जानते हैं कि 10 लाख तक हम बार बार हमें मतलब हमारी सब सरकार को क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता था कि यहाँ पे एजुकेशन लोन कार लोन से महंगा है। फिल्म में डायलॉग भी आते थे ऐसे, लेकिन इस बार सरकार ने तय किया है साल भर हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को 3% की इंटरेस्ट के नाम पर 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन सरकार मुहैया करे। और ये यूथ को बहुत आगे आगे बढ़ने के, स्पेशली जो गरीब लोग हैं जिनको आईआईटी मिल गया, या गरीब बच्चे जिनके परिवार में ऐसी हालत नहीं है कि वो बच्चे को आईआईटी का फीस दे पाए, या मेडिकल हो गया फीस दे पाए, यहां से एजुकेशन लोन वो भी ओनली 3% जो इंटरेस्ट रेट है इसमें मिलेगा। और ये मुझे लगता है दुनिया का, अभी तो मैंने पूरा दुनिया का स्टडी नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है दुनिया का सबसे कम इंटरेस्ट वाला एजुकेशन लोन है। पूरे दुनिया में इससे कम इंटरेस्ट में कोई एजुकेशन लोन मिलता है अभी तक मुझे पता नहीं। आप लोगों को पता होगा किसी देश का तो हमें बताइएगा, इससे हमारा ज्ञान वर्धन होगा। और इंटर्नशिप प्रोग्राम भी सरकार आगे आने वाले समय में युवाओं के लिए करेगी। ऐसे 500 जो लीडिंग कंपनीज है भारत के, उसमें हमारे युवाओं को भेजा जाएगा और उसमें 5,000 रुपये का
वो इंटर्नशिप के दौरान उनको एक प्रोत्साहन भाता भी दिया जाएगा, जिससे वो जाके वो कंपनी में 5,000 रुपया उसको मिलेगा और उसके साथ साथ वो 500 ऐसे लीडिंग कंपनी में काम करते हुए काम सीखेगा कि क्या काम मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जो हम अभी चेंज कर रही है हमारी सरकार एनईपी के द्वारा, हमारे प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम और मार्केट में कोई तालमेल नहीं है, तालमेल नहीं था, मुझे ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि एनईपी आने से घाटा ये बीच में जो खाए है ये बीत जाएगा। क्योंकि आपको साबुन बेचना आता है, मार्केट को चाहिए दूसरा कुछ। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा लैकुना था, एनईपी के द्वारा इसको हम चेंज करेंगे और इससे नए यूथ काम सीख के आगे आने वाले समय में उनको जॉब भी मिलेगी। 20 लाख यूथ इनको आईटीआई के द्वारा आगे आने वाले समय में इंडस्ट्री के साथ, ये भी हमारे इंजीनियरिंग कोर्स के और आईटीआई वाले कोर्स जो है उनके बीच में एक हाई था कि इंडस्ट्री को सपोज एक्स चाहिए, हम YZ दे रहे थे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अभी इंडस्ट्री के साथ अलाइनमेंट करके कि इंडस्ट्री का नीड क्या है, उस हिसाब से हम तैयार करेंगे। जैसे अगर मैं इस पर एग्जांपल की बात बोल रहा हूं कि अगर हम यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट के द्वारा टूरिज्म के ऊपर कोई कोर्स करा पाए तो अंडमान के लिए लाभ होगा। अंडमान के मार्केट के लिए टूरिज्म एक बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा बिजनेस। तो हमारी सरकार इस दिशा में जा रही है और आगे आने वाले समय में युवाओं के जो जॉब क्रिएशन के ऊपर हमारी सरकार की सबसे ज्यादा उसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर रहेगी। इसके साथ साथ हमारे महिलाओं के लिए भी हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लेकर जो पुराने योजनाएं चलती थी वो सब पूरी तरीके से उसमें बजट में इसमें प्रावधान किया गया और 1 लाख करोड़ उसका 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री स्टेटों को दिया जाएगा। यूथों के लिए कॉर्पस फंड तैयार किया जाएगा और हमारी सरकार युवाओं के खेल में प्रोत्साहन देने के लिए, आप जानते हैं ओलंपिक शुरू हो जाएगा, हमारे भारत के जो खिलाड़ी है वो आज से ही अपना दावा पदक के लिए और रखेंगे। इसलिए हमारी आगे आने वाली अमृत पीढ़ी को तैयार करने के लिए, विकसित भारत के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से लगभग तैयार है और लगभग 40,000 एथलीट्स को 900 करोड़ रुपए के द्वारा आगे आने वाले समय में भी ओलंपिक हो या बाकी जो दूसरे खेल है उसके लिए तैयार करेंगे। हमारी प्रधानमंत्री कौशल योजना जो पहले से चलती थी वो ऐसे ही चलती जाएगी जैसे इंडस्ट्री के लिए नए नए वर्कफोर्स हम तैयार करते हैं और ट्रेनिंग सेंटर्स ट्रेनिंग इस्टेब्लिश किए जाएंगे, नए लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। आगे आने वाले समय में 7 लाख युवाओं को कौशल विकास के द्वारा ट्रेन किया जाएगा। नए जो न्यू एज ट्रेड्स है उसको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे क्योंकि समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आ रहा है। मैं अभी मुद्रा योजना के बारे में आप सबको अवगत कराऊंगा। आपको पता ही है कि मुद्रा योजना बहुत सक्सेसफुल योजना रहा, जो अभी तक सैंक्शन रुपीज मैं आपके सामने डेटा रखना चाहता हूं, 23 लाख लोन्स दिए गए हैं और उसमें 41 करोड़ लोन सैंक्शन हुए हैं, लोन अमाउंट सैंक्शन हुए हैं। और इसमें मुद्रा योजना में जो पिछले आर्थिक वर्ष में 10 लाख रुपए तक का मुद्रा योजना थी, इसको बढ़ा के आप 20 लाख रुपए तक की भी मुद्रा योजना में लोन ले पाए। अब आती हूं मैं अन्नदाता के लिए। आप जानते हैं लगभग 11 करोड़ 80 लाख, लगभग 12 करोड़ ही पकड़ लीजिए, 12 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, जो 6,000 रुपया प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना जिसे हम बोलते हैं सम्मान निधि, उस सम्मान निधि के वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। हमारी जो पहला ग्रीन एवोल्यूशन है, वो ग्रीन एवोल्यूशन ग्रीन एवोल्यूशन की तरह जाते जाते अभी एक जगह पे आप प्लेटू में आ गए, मतलब इससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। इसलिए सरकार ने हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पूरे देश का 109 न्यू वेराइटीज
of different crops. Those are resilient to the local atmosphere, local environment, local weather. ऐसे 109 वेराइटीज का रिलीज हमारी सरकार करेगी, जो उस इलाके में, जैसे यहाँ पे अगर करना चाहेंगे तो हम नारियल के ऊपर कर सकते हैं, बेटिल के ऊपर कर सकते हैं, सुपारी के ऊपर कर सकते हैं। जैसे नए वेराइटीज की सरकार 109 वेराइटीज को इजाद करेगी और इसको एक्लिमेटाइजेशन करेगी, एनवायरमेंट में उसको लाएगी, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो। इसके साथ ई-नैम, आप जानते हैं किसान ई-नैम के द्वारा अपना जो उत्पाद है वो ठीक तरीके से मार्केट में ला पाए, इसकी व्यवस्था की हमारी सरकार की है। लगभग इस इनाम के द्वारा देश के ज्यादातर जो मंडीज है वो मंडीज इनाम के तहत एसोसिएट हो रहे हैं और इसका लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है। हमारी सरकार ने फर्टिलाइजर की दाम, स्पेशल यूरिया का दाम बढ़ने नहीं दिया। हमारी सरकार 1.64 लाख करोड़ 1.64 लाख करोड़ रुपीस इसमें सब्सिडी दिया है। हमारी 24 और 25 बजट में सरकार ने सैंक्शन किया, और ये 13-14 में जो हमारी सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी, दिस अमाउंट वाज 65.9 लाख करोड़, सॉरी 1000 करोड़, 65.9 thousand crore it was. Now in 2024-25 1.64 lakh करोड़। तो 65 या 66 ही पकड़ लीजिए इसको, 1000 करोड़ से हम 1,64 करोड़ 64 करोड़ तक, लाख करोड़ तक हम चले गए। और इसके कारण हमारे किसानों के ऊपर कोई बोझ हमारी सरकार ने आने नहीं दिया। कोरोना के समय इसके द्वारा हमारे एक यूरिया के बोरे के ऊपर हमारी सरकार ने लगभग 2500 रुपए की सब्सिडी उस समय दी थी, क्योंकि उस समय इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया का दाम बढ़ गया था। यूरिया हमारे देश में पूरा उत्पाद नहीं होता, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। हम ऑयल सीड यानी तेल जिसे बोलते हैं, पाम ऑयल पकड़ लीजिए, मस्टर्ड ऑयल पकड़ लीजिए, ऐसे बहुत सारे ऑयल में हमारी देश आत्मनिर्भर नहीं है। हमें बहुत सारे देशों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। हमारी सरकार इसके लिए इस बजट में प्रावधान रखती है कि आगे आने वाले समय में ऑयल सीड प्रोडक्शन में हमारा देश आत्मनिर्भर बने, और इसके लिए विदेशों के ऊपर हमें निर्भर न करना पड़े। हमारी ऑयल सीड, हमारी पाम ऑयल हम ही उत्पादन करें, हम ही यहाँ पे बनाए, हमारी देश के किसान बनाए, और इससे किसानों की आमदनी बढ़े। ये सरकार की इच्छा है और सरकार इसमें बजट की प्रावधान किया है और इसके ऊपर पॉलिसी बनेगी। हम देशी जो ब्रीड्स है गाय की, उसको उन्नत करने के लिए, उसका इंडिजिनस जो ब्रीड है उसका डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और ये करेगी। और इसके साथ साथ सिम कल्टीवेशन से लेकर जो हमारे मत्स्य संपदा योजना है, जो हमारे किसानों को उन्नति देता है, उसमें भी हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उसके लिए बजट भी सैंक्शन किया। ये बजट इतना लार्ज और इतना रोबस्ट है कि इसके ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर घंटा घंटा बोला जा सकता है, लेकिन ना उनके आपके पास उतना टाइम है, ना वो जनता के लिए भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। हमारी सरकार ने एमएसपी भी बढ़ाया है। जब हम 13-14 में आए थे, जब यूपीए की सरकार थी, धान यानी पैडी, दिगलीपुर में तो पैडी कल्टीवेशन बहुत होता है, तो पैडी की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी वो 1310 रुपीज का सरकार जो देती है। हमारी सरकार इस समय 24-25 में 2300 रुपये की इंक्रीज, मतलब 2300 रुपीज की एमएसपी हमारी सरकार देने में प्रतिबद्ध है पर क्विंटल। ऑब्वियसली पर क्विंटल एमएसपी दिया जाएगा हमारी सरकार की तरफ से। ऐसे व्हीट का भी हमारा एमएसपी हमने बढ़ाया है 1350 रुपये से बढ़कर, जो 13-14 में 1350 रुपये था वो 2275 रुपया हमारी सरकार ने। हमारी सरकार, आप जानते हैं कि आगे आने वाले समय में ये जो पेस्टिसाइड केमिकल्स हम यूज करते हैं, किसान यूज करते हैं खेतों में, इसके एडवर्स इफेक्ट को घटाने के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगभग 15,000
ड्रोन दीदी तैयार करेगी पूरे देश में। इस ड्रोन के द्वारा आगे आने वाले समय में ऐसे पॉइजनर जो पेस्टिसाइड है या केमिकल्स दोज आर यूज इन द एग्रीकल्चर, उनके छिड़काव ड्रोन के द्वारा होगा। और इसी ड्रोन के द्वारा, जो ड्रोन हमारी महिलाएं चलाएगी, जो ड्रोन दीदी के नाम से आगे आने वाले समय में जाने जाएगी। किसान समृद्ध होगा तो तभी देश समृद्ध होगा। इसीलिए किसान के लिए, पीएम किसान के लिए आप जानते हैं कि लगभग 12 करोड़, जैसे मैंने बोला, ये 11.8 करोड़ लोग किसानों के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने प्रावधान किया है। हमारे पीएम फसल बीमा योजना में भी सरकार ने एलोकेशन रखा है, जिसके द्वारा अगर कुछ प्राकृतिक आपदा है और किसानों की संपत्ति हानि हो, यानी खेत में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो इसमें हमारी सरकार ये पीएम किसान योजना से, बीमा योजना से उनको मुआवजा मिलेगा। और इस सरकार की ये जो काम हमने किया है, इसका जो इफेक्ट वो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में भी दिख रहा है। जब 13-14 में कांग्रेस की यानी यूपी की सरकार थी, उस समय हमारी एक्सपोर्ट और खेती के रिलेटेड एक्सपोर्ट जो थे, इट वाज ओनली 37.2 बिलियन यूएसडी, मतलब यूएस डॉलर, और अभी ये हो गया 48.82, ऑलमोस्ट 49 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है, जो कृषि उत्पाद हम विदेशों में भेजते हैं। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम सबको मानना चाहिए। नारियों के लिए यानी महिलाओं के लिए हमारी सरकार डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है, और महिलाओं के इंक्लूसिव ग्रोथ और महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तो हमारी सरकार इसके लिए 3 लाख करोड़ जो इसके द्वारा महिलाओं को, हमारे सरकार के द्वारा महिलाओं के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एम्पावर के लिए और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए मोर देन 3 लाख करोड़ रुपीस इसमें दिया गया है, हमारी सरकार की बजट में दिया गया है। पार्टिसिपेशन जो वुमेन्स के, जो वुमेन्स काम कर पाए, तो सबसे ज्यादा वुमेन्स का दिक्कत होता है, महिलाओं के दिक्कत क्या होता है कि घर से दूर जाके काम करना, तो कहाँ रहना, कहाँ पे रहना है, रुकना है, होटल्स सेफ है कि नहीं, सारे सवाल आते हैं, स्वाभाविक है। आप कोई कभी कभी दुर्घटना घट जाती है, तो हमारी सरकार ने तय किया है कि महिलाओं के लिए जगह जगह पे ऐसे हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, जो पीपीपी मॉडल में भी बन सकता है, कि जिससे हमारी महिलाएं अगर घर से दूर कहीं पे बिजनेस के लिए या कहीं काम पे जाती है, तो वहां पे जाके उस सरकारी हॉस्टल में या पीपीपी मोड में जो हॉस्टल बना है उसमें जाके रह सकती है महिला, और वो सब्सिडाइज रेट में रह सकी। महिलाओं में कैंसर की जो एक बड़ी विषय है, आप सब जानते हैं, तो देखा गया है देश में सबसे ज्यादा महिलाओं को जो जितने कैंसर से पीड़ित होते हैं, उसमें सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ा कैंसर है, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट में होता है, जो महिलाओं के बीच ज्यादा देखा जाता है, मतलब बहुत संख्या में देखा जाता है। इसके लिए हमारी सरकार 9 से 14 साल की बच्ची जो है, इनके लिए फ्री में वैक्सीनेशन की व्यवस्था जो पहले ही सरकार अनाउंस कर चुकी है, और उसमें सरकार प्रतिबद्ध है, उसमें फंड एलोकेशन किया गया है, और उसमें हमारी महिलाओं को, बच्चियों को उसमें वैक्सीनेशन किया जाएगा। महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने स्टैंप ड्यूटी भी घटा दिया है, तो आगे आने वाले समय में क्या होगा, जो परिवार में कोई नया मकान खरीदेगा या नया कोई जमीन खरीदेगा, अपने घर के वाइफ के या माता के नाम से खरीदने से उसमें कम स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। इससे जो महिलाएं जॉब नहीं करती, उनका भी इकोनॉमिक्स एम्पावरमेंट होगा कि मकान मेरे नाम पे है, मेरे घर मेरे नाम पे है। तो ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए हमारी सरकार ने ये डिसीजन लिया है। और जैसे 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आप जानते हैं, ये सबको लिए जिसके साथ 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है, उसमें इन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री ने एक प्रोग्राम दिया है, आप जानते हैं, बहुत फेमस हो चुका है, कि इतने सारे महिलाओं को आगे आने वाले समय में अभी 1 करोड़ टारगेट है कि हम लाखपति दीदी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट लाए हैं, और इसके द्वारा लाखपति दीदी महिलाओं को बनाया जाएगा। हमारी महिलाओं के लिए बाकी
जो योजनाएं चल रही थी जैसे PMMY, इसमें 30.64 करोड़ सैंक्शन किया गया है और 84% लोन भी दिया जाएगा हमारे महिलाओं को। हमारे महिलाओं की जो इसके द्वारा सरकार जो जितने सारे काम करी इसके द्वारा हमारे महिलाओं के जागरूकता भी बढ़ी है। और ये दर्शाता भी डेटा कि एक समय था कि कोई घर में पैदा हो जाता था बच्चा महिलाओं के, रास्ते में कभी कभी हो जाते थे, तो अभी हमारी सरकार की काम के वजह से इसमें कमी आई है। और इंस्टीट्यूशनल बार्थ यानी हॉस्पिटल में, हेल्थ सेंटर में जो देख रेख में कोई कहीं पे नर्स कहीं पे डॉक्टर की देख रेख में बार्थ अभी 95.5% बार्थ रेट जो देखा गया है ये इंस्टीट्यूशनल बार्थ देखा गया है, जो 8-9 में यानी 2008-9 में जो बहुत कम था, लगभग 70% था। तो 3 करोड़ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में मैंने बताया था वो अभी जो सरकार आप जानते हैं कि सारे महिलाओं के नाम पर ये दिया जाता है, तो आगे आने वाले समय में रहेगा। और 10.33 करोड़ LPG कनेक्शन PM उज्ज्वला योजना के दिया गया है। आगे आने वाले समय में भी हमारी सरकार इसमें आगे बढ़ेगी। और जैसे आप जानते हैं कि आंगनवाड़ी के द्वारा PM पोषण 2.0 जो चल रहा है, जिसके द्वारा बच्चों को जो नए बच्चे जन्म लेते हैं बच्चियों को और उनके माताओं को जो फॉर्टिफाइड फूड्स है, मतलब जिसमें विटामिन वगैरह ज्यादा है, ऐसे फूड जो फॉर्टिफाइड है उनको दिया जाएगा। और हमारी सरकार आगे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो चल रही है, लगभग 3.44 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन को टोटल अभी तक 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा हमारी सरकार दे चुकी है और ये आने वाले समय में सरकार देती रहेगी। और हमारी सरकार की इच्छा है कि महिलाएं धीरे धीरे इकोनॉमिक रूप से आत्मनिर्भर बने, अपने आप पैरों पे खड़े हो और सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा आगे आने वाले समय में हमारी महिलाओं के जो रोजगार है वो धीरे धीरे बढ़े। बजटरी प्रोविजन फॉर मिडिल क्लास, जो हमारी विपक्ष हमेशा सवाल उठाता था कि सरकार ने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया। आप जानते हैं कि इस बार जो रोजगार करने वाले लोग हैं, सैलरीड पर्सन जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उन सैलरीड पर्सन के लिए हमारी सरकार ने 7 लाख रुपए तक के लिए नए जो टैक्स जो स्लैब बनाए हैं, तो 7 लाख टैक्स तक हमारे नो टैक्स लायबिलिटी सरकार ने कर दी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपया होता था, 50,000 रुपया होता था, उसको बढ़ाकर हमारे सरकार ने 75,000 कर दिया है। जो फैमिली पेंशन पाते हैं वो फैमिली पेंशन वालों में स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 रुपीज था, उसको बढ़ाकर 25,000 रुपीज कर दिया है। इसमें इनकम टैक्स में बहुत कमी आएगी। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, 4 लाख करोड़ जो सैलरीड पर्सन है पूरे देश में, उनको इससे आराम मिलेगा, उनका पैसा इससे बचेगा। आप जानते हैं लगभग 1 करोड़ PM आवास योजना 2 प्रकार के होते हैं, एक रूरल होता है, एक अर्बन होता है। अर्बन के तहत PM आवास योजना अर्बन 2.0 के तरह, जैसे ग्रामीण में हम 3 करोड़ घर बांटेंगे आगे आने वाले समय में, ऐसे जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया है, कॉर्पोरेशन एरिया है, शहरी इलाका है, वहां पे 1 करोड़ घर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को दिया जाएगा। तो मिडिल क्लास के लिए हमारी सरकार ने ये सब व्यवस्था की है, जिससे मिडिल क्लास के लोगों के हाथ में और भी ज्यादा पैसा आएगा, जिससे टैक्स में उनको रियायती मिलेगी और इससे मार्केट में भी वो पैसा जब उनके हाथ में आएगा वो मार्केट में भी ये पैसा खर्चा करेंगे। एक बहुत प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने लाई है, आपने सुना होगा, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके द्वारा हमारी सरकार सब्सिडी देगी जो लोग अपने रूफटॉप, अपने घर के रूफटॉप के ऊपर सोलर पैनल लगाने चाहते हैं। तो अगर ये कोई बड़ा घर हुआ, उसके ऊपर अगर किसी ने सोलर पैनल लगाया और सरकार की तरफ से इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा, और इसके द्वारा अपने घर के का बिजली तो खरीदना ही नहीं पड़ेगा, उल्टा ये भी हो सकता है कि बिजली वो ग्रिड को बेचे भी। अगर ज्यादा जगह बड़ा जगह हो और उसमें अगर ज्यादा सोलर पैनल हम लगा सके तो उसमें वो बिजली बेच भी सकती है ग्रिड को। मतलब ये बिजनेस भी हो सकता है कि आप अपने घर के ऊपर
मैं तो बोलूंगा अपने पार्टी ऑफिस के ऊपर भी सोलर पैनल लगाने के लिए आगे आने वाले समय में, जिससे हमारी बिजली बिल की कटौती होगी। तो ऐसे जो चीजें हैं जो मिडिल क्लास को हेल्प करती है, मेट्रो, मेट्रो के लिए हमारी सरकार, जहां जहां पे मेट्रो है, मेट्रो सिटीज में, वहां पे हमारी सरकार ने मेट्रो के लिए बहुत पैसा दिया, रेलवे के लिए बहुत पैसा दिया, जिसके द्वारा हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और मिडिल क्लास को सुविधा हो। इसके साथ साथ जैसे आपका एयरपोर्ट भी नया बना है, लगभग 1.5 साल पहले मैं आया था, तब ये एयरपोर्ट तैयार नहीं था। आज मैंने नया टर्मिनस से मैं बाहर आया यहाँ पे। तो ऐसे पूरे देश में 149 एयरपोर्ट को हमारी सरकार ने, नए एयरपोर्ट को, जो चालू, ये तो चालू था, नए एयरपोर्ट के हमारे सरकार ने उड़ान योजना के तहत उसको फंक्शनल बनाया है। और हमारी सरकार आगे आने वाले समय में जैसे गरीब का चिंता किया, मिडिल क्लास का चिंता किया, नारी का चिंता किया, अन्नदाता का चिंता किया, ऐसे जो मॉडर्न चीजें हैं, जैसे समझ लीजिए स्पेस रिसर्च, जो आगे आने वाले समय में इकोनॉमी किस तरफ जाएगा इसको तय करेगा। ये न्यू एरिया है, न्यू हॉराइजन है। ऐसे रेयर मटेरियल्स जैसे बोलते हैं, रेयर जो ओर्स होते हैं, उसके ऊपर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, जिसके द्वारा हमारी आगे आने वाले, जैसे लिथियम, आप जानते हैं लिथियम बैटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें इसलिए रेयर मटेरियल में आता है लिथियम। इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से आगे आने वाले समय में बैटरी इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत तेजी से चलेगी। एंजल टैक्स बोल के एक टैक्स हुआ करता था, जिसके कारण भारत में नए इन्वेस्टरों की कमी होती थी। इस एंजल टैक्स को हटाया गया, जिससे आगे आने वाले समय में नए नए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएंगे। और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि इस देश को विकसित भारत की तरफ ले जाने के लिए। और जिस तरीके से विकसित भारत कैसे बनता है, देखिए, एक सरकार की दो तरीके का काम होता है, अगर आप ऐसे बांटे तो। एक तो गरीबों को अनाज देना, हेल्थ बेनिफिट देना, एक किस्म का काम है। दूसरा एक किस्म का काम है जिसे बोलते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी आपने सड़क कितना बनाया, आपने रेलवेज कितनी डाली, आपने कितने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिससे आगे आने वाली पीढ़ी तक, 50 साल तक, 100 साल तक इसका इंपैक्ट आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के लिए। कोई देश का इकोनॉमी, किसी भी देश का इकोनॉमी इसके ऊपर निर्भर करता है कि वो देश कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा करता है। स्टेट का भी ऐसा होता है, जो स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में कम खर्चा करता है, मतलब उस स्टेट का बजट ठीक नहीं है, इकोनॉमी ठीक नहीं चल रहा है। जैसे अगर आप पश्चिम बंगाल का देखेंगे तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत कम खर्चा होता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी ठीक नहीं है। तो हमारी सरकार ने 13-14 में, जो यूपीए की सरकार 2,57,641 करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा करती थी, वो कितना भी वृद्धि किया, कितना इंक्रीज हुआ, उसको बढ़ा के 11,11,1,101, यानी 1,1,1,1,1,1 इस करोड़ रुपीस हमारी सरकार इस बार एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करेगी। और जीडीपी इससे इंक्रीज होगी। जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा होता है उसमें रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, सिविल एविएशन, पोर्ट, जो अंडमान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोर्ट प्लेयर की बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टील, पावर, इन सब चीजों में हमारी सरकार लगभग 11 लाख करोड़ रुपीस इसमें हमारी सरकार खर्चा करेगी। तो हमारी सरकार के समय जो बजट बना, ये निर्मला सीतारमण जी का कॉन्जिक्यूटिव 7th बजट है। महिला फिनेंस मिनिस्टर होकर इतनी लंबी समय से बजट करना, किसी की, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कहीं पे विश्व में ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे तो ये नॉलेज में नहीं है। तो हमारी सरकार के समय भारत की अर्थनीति बहुत दुरुस्त है, सख्त हाथों में है, बहुत सॉलिड हाथों में है। और ये दिखलाता हुई है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट बहुत घट रहा है। जो इन्फ्लेशन रेट 23-24 में थोड़ा बढ़ गया था, 6.7 था, अभी इन्फ्लेशन रेट 5.4 है। मतलब जिससे चीजों की दाम कितनी बढ़ रही है, ये देख सकते हैं, इसको इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं। इसके द्वारा पता चलता है कि हमारी सरकार ने इस इकोनॉमी को जबरदस्त बना के रखा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 21-22 में 4.1% था, उसको हमारी सरकार ने घटा के 3.2% किया। तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये सरकार प्रतिबद्ध है कि भारत को ऐसा भारत बनाए जो भारत आगे आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा। और ये बजट ऐसा ही एक
रोड मैप की तरफ चल रहा है, जिससे जॉब क्रिएशन होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में सड़क बनेगा, पोर्ट बनेंगे, नए 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 रेलवेज की लाइनें डाली जाएगी, और उसके साथ साथ गरीबों के लिए, अति गरीब, पिछड़ा, डाउन ट्रोडन पीपल जिसे हम बोलते हैं, उनके लिए अन्न योजना से लेकर, महिलाओं के लिए मातृवंदना योजना से लेकर, जिसमें बच्चे होने के समय उनका आर्थिक सुविधा मिलती है, या आयुष्मान भारत सबके द्वारा, या रेडी ठेले वाले जो है उनके लिए 100 नए हार्ट, सरकार एक हॉलिस्टिक अप्रोच की तहत, यानी समाज के हर तबके को टच करने, मिडिल क्लास के लिए टैक्स में रिवायत देना, हर तबके को इस बजट में टच किया गया, स्पर्श किया गया, और ए हीलिंग टच है, समाज के हर तबके को इससे लाभ मिलेगा, और आगे आने वाले समय में इससे भारत की अर्थनीति भी और इकोनॉमी भी तेजी से आगे बढ़ेगी। आपका बहुत समय लिया हमने, इसलिए आप सबको, आप पेशेंस से सुने, धैर्य के साथ सुने, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।